बी एजुकेटेड, शिक्षित बनो, 8th पार्ट है, 8वां हिस्सा है। द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रेटनेस इज सोशल। व्यक्तिगत महानता का आधार सामाजिक होना है। व्यक्तिगत महानता का आधार सामाजिक होना है। जो लोग कहते नहीं कि व्यक्तिगत रूप से हमको आज़ाद कर दो, हम जितना कमाना खाना चाहें, मेहनत करना चाहें हम मेहनत करेंगे, समाज के लिए हमें ना करने के लिए कुछ ना कहा जाए, तो वही कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से महान वही होता है जो सामाजिक होता है, यानी जो समाज के लिए काम करता है वो महान होता है। इतिहास तो यह इसी तरह का है। और व्यक्तिगत रूप से आप कितने भी बड़े हो जाइए, साइंटिस्ट हो जाइए, आप बहुत बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हो जाइए, लेकिन अगर आप समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं तो समाज आपको महान नहीं मानता है। समाज आपको महान नहीं मानता है। तो वही कहा गया कि व्यक्तिगत महानता का आधार सामाजिक होना है, सामाजिक होना है, सोशल होना है। द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रेटनेस इज सोशल। जो सोशल नहीं है, सामाजिक नहीं है, वो कितना भी महान बन जाए, समाज उसको महान नहीं मानता है। द चैंपियंस ऑफ इंडिविजुअल एम rightly believe that human civilization owes a great debt to obligation for its wonderful progress to great men like Christ, Buddha, etc. and many others. व्यक्तिगत लक्ष्य के विजेता सही ही विश्वास करते हैं, सचमुच में विश्वास करते हैं कि मानव सभ्यता अपनी आश्चर्यजनक प्रगति के लिए ईसा, बुद्ध एवं अन्य बहुत से लोगों का ऋणी है, कर्जदार है, जिन्होंने दायित्व को निभाया, अपनी जिम्मेदारी को निभाया। बुद्ध ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, ईसा ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, इसलिए समाज इनको महान मानता है। और व्यक्तिगत रूप से इन लोगों ने कुर्बानी दी है, समाज के लिए कुर्बानी दी है। ईसा तो अपनी जान ही गंवा दिए इस समाज की भलाई के लिए। तो व्यक्तिगत लक्ष्य के विजेता सचमुच ही विश्वास करते हैं कि मानव सभ्यता अपनी आश्चर्यजनक प्रगति के लिए ईसा, बुद्ध एवं अन्य बहुत से लोगों का बहुत ऋणी है, कर्जदार है, जिन्होंने सामाजिक दायित्व को निभाया, सामाजिक जिम्मेदारी को निभाया। जो सामाजिक जिम्मेदारी को निभाता है वो महान होता है समाज के लिए। व्यक्तिगत रूप से आप कितने बड़े अमीर हो जाइए, समाज आपको महत्व नहीं देता है, समाज आपको महत्व नहीं देता है अपने बीच में। The fact remains that their greatness was due to their assimilation of the rich heritage of thought, wisdom and action evolved and preserved by others in society। सच्चाई यह है कि उनकी महानता इस कारण से है कि समाज में अन्य लोगों ने उनकी समृद्ध विरासत जैसे उनके विचार, बुद्धिमत्ता, उनके कार्यों को विकसित किया और उसे संरक्षित किया और उसमें कुछ मिलाया भी, उसमें कुछ जोड़ा घटाया भी है। तो सच्चाई यह है कि उनकी महानता इस कारण से है। लोगों की महानता, जिन्होंने, जैसे बुद्ध है, ईसा है, बाबा साहब है, फुले साहब हैं, साहू महाराजा हैं, पेरियार हैं, तो इनकी महानता इस बात से है कि समाज में अन्य लोगों ने उनकी समृद्ध विरासत जैसे उनके विचार माने थॉट, कल्पना शक्ति, बुद्धिमत्ता माने विजडम, उनके कार्यों को विकसित किया लोगों ने। जैसे आज कहते नहीं, फुलेवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, पेरियारवादी हैं, साहू महाराजा का अनुयायी हैं, लोग कहते नहीं ऐसे। विकसित किया और उसे संरक्षित किया, प्रिजर्व किया, संरक्षित किया और उसमें कुछ मिलाया भी। तो आंदोलन इसी तरह से चलता है।
महापुरुषों का जो विचारधारा होती है उसमें लोग मिलाते भी हैं, जोड़ते घटाते भी हैं, तब जाकर के वो विचारधारा समय के साथ आगे बढ़ती है। क्योंकि ये समाज डायनेमिक है, ये सोसाइटी डायनेमिक है, गत्यात्मक है, स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है। समाज एक जगह नहीं रुका रहेगा, इसलिए समय के साथ विचारों में कुछ मिलाना जरूरी होता है, उसमें जोड़ना घटाना जरूरी होता है। केवल नाक की सीध में चले जाइए, ऐसे आंदोलन नहीं चलता है, ऐसे आंदोलन नहीं चलता है। दे वर्कड अगेंस्ट सम सोशल बैकग्राउंड। उन्होंने कुछ सामाजिक पृष्ठभूमि के विरोध में काम किया। जो महान लोग होते हैं समाज के लिए जिन्होंने काम किया है, वो कुछ उनकी कुछ सोशल बैकग्राउंड होता है, सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, जिसके विरोध में खड़े होते हैं, खिलाफ में खड़े होते हैं। आखिर ईसा किसके खिलाफ खड़े हुए थे? ईसा जो है धर्मस्थलों में जो पुरोहित थे, जो बदमाशी कर रहे थे, अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार कर रहे थे, उन्हीं के खिलाफ तो खड़े हुए ईसा। और बदले में क्या मिला उनको क्रॉस पर चढ़ा दिया गया, सूली पर चढ़ा दिया गया, ईसा मर गए। अब बुद्ध क्या हुए? बुद्ध के समय में कुछ शैतान लोग भारत देश के अंदर आ गए थे, जो ऊंच नीच की संकल्पना का प्रचार कर रहे थे। ये ऊंच नीच माने शैतानी संकल्पना का प्रचार कर रहे थे। बुद्ध ने उसका विरोध किया। बुद्ध ने भारत के मूल निवासियों को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश दिया, और समाज उनके पीछे चला। ये अलग बात है, शैतान बाद में जीत गए और बुद्ध को भारत से भगा दिया। इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जब चले तो उनको शिक्षा के लिए स्कूल में भर्ती नहीं हो रही थी, उनकी भर्ती नहीं हो रही थी, प्रवेश नहीं हो रहा था। और भर्ती हुई तो उनको कक्षा के बाहर बैठना पड़ा। पीने के लिए उनको पानी नहीं मिल रहा था, तो महाट सत्याग्रह उन्होंने किया। सोचिए, रोटी नहीं, पीने का पानी भी तालाब से उपलब्ध नहीं था। तालाब का पानी नहीं छू सकते थे, नदी का पानी नहीं छू सकते थे। इतने प्रतिबंध थे बाबा साहब के ज़माने में, कहने को अंग्रेजों का शासन था भारत देश के अंदर। तो ऐसे महान लोग जो है एक सामाजिक पृष्ठभूमि होती है जिसके खिलाफ में वो काम करते हैं। इसी तरह से पेरियार ने दक्षिण भारत में किया, फुले साहब ने किया। फुले साहब के समय में पेशवाई जरूर ख़त्म हो गई थी, लेकिन पेशवाई जो है समाज में चल रही थी, ऊंच नीच की संकल्पना चल रही थी। हम मुंह से पैदा हुए हैं, दुई बार में पैदा हुए हैं, और उन्होंने फुले साहब का जो है अपमान किया, तो फुले साहब खड़े हो गए। फुले साहब ने जो है आंदोलन चलाया सेठ जी भट्ट जी के खिलाफ, और भारत के मूल निवासियों को लेकर के आगे बढ़े, कलम कसाईयों के खिलाफ में आगे बढ़े, और 1848 से आगे बढ़े। और उसी 1848 में मार्क्स ने जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा था मार्क्स ने। एडवर्स इफेक्ट ऑन politics and economy of a country is laissez-faire policy in which a free hand to exploit the material wealth for personal advantage। किसी भी देश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव हस्तक्षेप ना करने की नीति, laissez-faire का मतलब होता है हस्तक्षेप ना करने की नीति। तो किसी भी देश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव हस्तक्षेप न करने की नीति से होता है, जिसमें व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए भौतिक संपत्ति के शोषण के लिए खुली छूट दे दी जाती है। जिसमें व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए भौतिक संपत्ति के शोषण के लिए खुली छूट दे दी जाती है। जैसे आज हम देख रहे हैं हमारे भारत देश में ज़्यादातर गुजरात के जो व्यापारी हैं बैंकों को लूट करके विदेश भाग जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की नीति ऐसी है जो संविधान के खिलाफ में एक तरह से जा रही है। उन्होंने ये हमारी सरकार सरकारी संस्थानों को बेचती जा रही है इन्हीं बनियों के हाथ में, व्यापारियों के हाथ में, और इन व्यापारियों के पास खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है। ये बैंकों से लोन लेते हैं तो खरीदते हैं, उसके बाद ले दे करके विदेश में भाग जाते हैं, वहीं बस जाते हैं। इस तरह से जो है पब्लिक सेक्टर की बैंकों को चूना लगाया इन लोगों ने। तो इसको कहते हैं लेसेज-फेयर पॉलिसी, यानी हस्तक्षेप ना करने की नीति। ये सब भी पढ़े लिखे लोग ही हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, गैर पढ़े लिखे तो हैं नहीं।
और बेचारे गैर पढ़े लिखे लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन वोट लेने के लिए, 5 किलो राशन वोट लेने के लिए, ये है फासीवाद हमारे भारत देश में। और ये सब पढ़े लिखे लोग हैं जो फासीवाद, पेशवाई प्रस्थापित कर रहे हैं हमारे भारत देश में, भारत के संविधान की हत्या कर रहे हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं।